नमस्कार। आज बात करेंगे बिहार के मुस्लिम बहुल इलाके किशनगंज जिले की। यहाँ की एक विधानसभा सीट है बहादुरगंज। इस सीट पर 2025 में किसकी जीत हो सकती है, उम्मीदवारों के क्या-क्या नाम सामने आ रहे हैं और इस सीट पर कांग्रेस और आरजेडी में मजबूत ज्यादा कौन है, ओवैसी का यहाँ कितना असर है और मुस्लिमों के काफी करता धरता बने इस वक्त प्रशांत किशोर यहाँ कितनी पैठ रखते हैं और यहाँ मुकाबले में एनडीए की तरफ से कौन होगा, सब कुछ आपको बताएंगे। चर्चा में हमारे साथ प्रदीप सर जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत क्या धन्यवाद अर्पिता समीकरण है आपको। सर, समीकरण क्या है इस सीट का? अर्पिता, बहादुरगंज एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर कि अगर हम देखें तो 1990 के बाद से भारतीय जनता पार्टी एक बार अपना खाता खोलने में सफल हुई थी 2005 में। 2005 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अवध बिहारी सिंह एक बार चुनाव जीते थे। वो भी तब जीते थे जब वहां पर जो मुस्लिम मतदाताओं का वोट जो है कई भागों में बट गया था। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो लगभग 2000 वोट से जो है अवध बिहारी सिंह की जीत हुई थी 2005 के चुनाव में। लेकिन उसके बाद से लगातार जो है वहां पर कोई ना कोई मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव जीतता रहा है। पिछली बार अगर हम देखें 2020 में तो AIMIM के उम्मीदवार मोहम्मद अंजार नईमी वो चुनाव जीते थे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद आपने देखा कि वो जो है वो राजद में शामिल हो गए, राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। जब राष्ट्रीय जनता दल और जदयू की सरकार बनी बिहार में, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, तो 5 में से 4 विधायकों को तेजस्वी यादव ने तोड़ लिया। ठीक है, केवल एक जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है ओवैसी की पार्टी के AIMIM के, ठीक है, वो केवल बच गए। इसके अलावा 4 MLA को तेजस्वी यादव ने तोड़ लिया था। तो अभी वर्तमान में वहां पर मोहम्मद अंजार नईमी ही वहां के MLA हैं। लेकिन वहां से कांग्रेस का मजबूत आधार रहा है। वहां बहादुरगंज में कांग्रेस सीमांचल में अगर हम देखें तो राष्ट्रीय जनता दल की तुलना में मुसलमानों के बीच मुस्लिम मतदाताओं की जहां कहीं भी बहुसंख्यक है, वहां पर राष्ट्रीय जनता दल की तुलना में कांग्रेस की स्वीकार्यता ज्यादा है। ठीक है, यह बात तब भी स्पष्ट हुआ जब 2010 में कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल अपने बलबूते पर चुनाव लड़ी, अलग अलग चुनाव लड़ी। तब भी हमने देखा कि वहां पर जो है दो माने कांग्रेस पार्टी ही जीती अलग अलग लड़ने के बावजूद। तो इससे स्पष्ट है कि वहां पर जो है कांग्रेस की स्वीकार्यता ज्यादा है मुसलमानों के बीच तुलनात्मक रूप से राष्ट्रीय जनता दल की। और नई ताकत के रूप में तो ओवैसी की पार्टी वहां उभर कर आई ही है। ठीक है, तो अब देखना है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से AIMIM जो राजद ने पार्टी को तोड़ा तो कांग्रेस से वो बदला ले पाती है, नहीं ले पाती है, ये भी देखने की बात होगी। सर देखिए, कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर दो ऐसे चेहरे हैं जो मुस्लिम वोट को काफी तेजी से आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। आपको क्या लगता है इस सीट पर असर किसका ज्यादा दिखेगा? यहाँ प्रशांत किशोर का असर दिखेगा, उसकी वजह से यहाँ के समीकरण बिगड़ सकते हैं क्या, या फिर यहाँ कन्हैया कुमार का असर होगा, उसकी वजह से AIMIM के समीकरण बिगड़ सकते हैं क्या? तस्वीर ज्यादा मजबूत क्या दिख रही है? नहीं, वहां पर जो है ना कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर की तुलना में राहुल गांधी और ओवैसी का प्रभाव दिखेगा वहां। ठीक है, वहां पर जो है कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर मुद्दा नहीं होंगे, तेजस्वी यादव मुद्दा नहीं होंगे। वहां पर मुद्दा यह होगा कि मुसलमान मतदाताओं के लिए फर्स्ट चॉइस कौन होगा, ओवैसी या राहुल गांधी। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि राहुल गांधी मुसलमानों के लिए मजबूरी है, तेजस्वी यादव मुसलमानों के लिए मजबूरी होते हैं। फर्स्ट चॉइस अगर कहीं चुनने की जब लगता है ऐसा कि नहीं केवल हमारे मतों से, केवल मुसलमानों के वोट से अगर कोई जीत सकता है अगर, तो ऐसा 2020 के चुनाव में देखा गया है पिता कि जब मुसलमानों ने इकट्ठा होकर AIMIM के उम्मीदवार ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव जिताया। चाहे वो बहादुरगंज का चुनाव हो या कई और विधानसभा सीटें हैं जहां पर कि सीमांचल में हमने देखा कि 5 सीटें जीती थी ओवैसी की पार्टी और 5 ही सीट पर जो है दूसरे नंबर पर भी रही थी। तो एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में जो है विशेष रूप से अररिया और किशनगंज में ओवैसी का उदय हुआ था। तो अब देखना है कि 2025 में किस प्रकार से उसका असर पड़ता है और उससे बड़ी बात होगी कोई उम्मीदवार कौन होते हैं। हाँ, कांग्रेस की तरफ से एक बात तय है कि वहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तौसीफ आलम जो कि पहले भी दो बार चुनाव जीत चुके हैं, तो वही इस बार दोहराए जाते हैं या कोई कांग्रेस पार्टी कोई नया चेहरा लेकर आती है, ये अभी देखने की बात होगी।
बिल्कुल, तौफीश आलम यहाँ से कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं, अगर उनके नाम की चर्चा भी शुरू हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस बड़ी मजबूती से इस सीट पर तैयारी करेगी। और देखिए सर, अभी तो कैंडिडेट के नामों पर एक चर्चा ही हो रही है, किसी का नाम फाइनल नहीं हो रहा है। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि बिहार में यात्राएँ शुरू हो गई हैं, चुनावी सभाएँ शुरू हो गई हैं। एक तरफ कन्हैया कुमार भी अपनी तमाम सभाएँ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, इस सीट पर किसकी सभा, किसकी रैली का असर ज़्यादा होगा? पॉपुलैरिटी के हिसाब से अगर देखें, तो जो महागठबंधन है, कैसे वहाँ पर अपनी जीत को जो है मजबूत करेगा? कौन-कौन वो चेहरे हैं जो इस सीट पर काफ़ी अच्छा खासा वोट बटोर सकते हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए? अर्पिता, सीमांचल में वैसी सभी सीटें जहां पर कि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 60% से ऊपर है, 50% से ऊपर है, वहां पर कोई भी जो यात्रा चल रहा है, चाहे वो प्रशांत किशोर की यात्रा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा हो, चाहे तेजस्वी यादव की संवाद यात्रा हो, या आगामी 16 तारीख से कन्हैया कुमार भी एक नौकरी यात्रा करने वाले, तो इन सब यात्राओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अर्पिता। वहां पर अच्छा। केवल एक ही प्रभाव होगा कि मुसलमान मतदाता किसके साथ जाते हैं। और चूंकि आपने देखा कि बिहार में जो, या बिहार ही नहीं बल्कि 2014 के बाद से एक तरह से देश के अंदर, पूरे देश भर में मतदाताओं की का जो विभाजन है, विशेष रूप से मुस्लिम बहुल सीटों पर, वो होता है कि प्रो बीजेपी और एंटी बीजेपी। ठीक है, हुँ, बीजेपी के समर्थक और बीजेपी के विरोधी। तो निश्चित रूप से जहां पर वो सीटें बहादुरगंज है, जहां पर कि मुसलमानों को अपने वोट से ही केवल वो जीत सकते हैं, किसी अन्य जाति के वोट की आवश्यकता नहीं है किसी मुसलमान को जीतने के लिए। वहां पर मुस्लिम मतदाता, मुझे लगता है ऐसा कि वो कोई ना कोई संदेश देते हैं। आपको याद होगा 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, तो एक साल पहले ही देश भर के अंदर CAA लागू हुआ था। ठीक है, मतलब CAA लागू होने का असर यह था कि वहां पर सी मैंने जो एक तरह से शाहीन बाग टाइप का आंदोलन जो चला था पूरे देश भर के अंदर, तो किशनगंज में भी उस प्रकार का आंदोलन था, और उसका सबसे ज्यादा फायदा मिला था ओवैसी की पार्टी को। ठीक है, तो हुँ, एक संकेत मुसलमानों ने दिया था कि भाई, आपके मैंने हम अपने बलबूते पर हुँ, जिस प्रकार के भाषण ओवैसी किया करते हैं कि भाई, कोई भी सेकुलर दल में मुसलमानों का भविष्य नहीं है। मतलब ओवैसी का कहना यह होता है कि मैंने आरजेडी के लोग जो हैं या कांग्रेस पार्टी के लोग हमारा वोट तो ले लेते हैं, मुसलमानों का वोट ले लेते हैं, लेकिन हमारी उम्मीदवारी नहीं देते। ठीक है, हुँ, तो फिर इसीलिए तो फिर मुसलमानों को जहां मौका मिले तो फिर अपनी पार्टी, मतलब ओवैसी की पार्टी को ही वोट देना चाहिए उसको। तो इस बात का असर पड़ा था पिछली बार सीमांचल में। ठीक है, अब इस हुँ, बार वही फिर फैक्टर काम करेगा, जिस जिस प्रकार से लगातार ओवैसी की नजर, मुझे लगता है हैदराबाद के बाद अगर ओवैसी की पार्टी कहीं सबसे ज्यादा ताकतवर बन के उभरी है अर्पिता, तो वो हुँ, बिहार का अररिया और किशनगंज कटिहार जिला ही है। यही 3 जिला बिल्कुल, ऐसा है जहां पर की ओवैसी की पार्टी, आपने देखा हुँ, कि महाराष्ट्र में भी देख लीजिए अगर, तो महाराष्ट्र में एक सांसद है उसका, सही है, लेकिन विधानसभा में 1 या 2 विधायक उसके जीत पाते हैं, मुश्किल से जीत पाते हैं। ठीक है, लेकिन बिहार में तो 2020 में 5 सीट पे जीत गई थी ओवैसी की पार्टी। हुँ, ठीक है, तो एक बड़ा बिल्कुल, संदेश दिया था ओवैसी की पार्टी ने। संदेश क्या था? संदेश ये था कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, जो बीजेपी विरोधी गठबंधन का सबसे बड़ा दल है, वो मुसलमानों से वोट लेती है लेकिन मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाती। और जहां मुसलमान बिल्कुल, को बिल्कुल, उम्मीदवार बनाती है, वहां पर आरजेडी का जो वोट बैंक है, जो MY समीकरण है, MY समीकरण के यादव जाति के लोग मुसलमान को वोट नहीं देते। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल मतलब सटीक मुसलमान बिल्कुल जो है सटीक विश्लेषण राजनीतिक। करना प्रदीप जी, मैं बिल्कुल यही इसी पॉइंट को समझना चाह रही थी। आपने बिल्कुल सटीक निशाना लगाया है कि ना सिर्फ बीजेपी के अगेंस्ट ये सारे एकजुट होते हैं, बल्कि ये भी देखते हैं कि उम्मीदवार किस तरह का चयनित किया गया है। किसी मुस्लिम को किसी मुस्लिम को टिकट दिया गया है या नहीं दिया गया है। और अक्सर आरजेडी यही गलती करती है, कांग्रेस यही गलती करती है कि एमवाई समीकरण खूब चलता है।
मुस्लिमों के मुद्दों पर बात खूब होती है, लेकिन जब बात टिकट बंटवारे की होती है तो नाम भर के टिकट इन लोगों को दिए जाते हैं। और ये बात ओवैसी ने किशनगंज जैसे इलाकों में लोगों को भली भांति समझाई, जिसका असर भी हुआ है। अब ये देखना होगा कि इन सीटों पर जो कांग्रेस उम्मीदवार देगी वो किस तरह के उम्मीदवार देगी। ओवैसी की बातें अभी भी उतनी जायज लोगों को लगती हैं या नहीं लगती हैं। आरजेडी क्या कुछ फॉर्मूला बदलेगी या नहीं बदलेगी, ये तमाम बातें हैं जिन पर आगे भी चर्चा करेंगे। प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सीट पर तमाम जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।